नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि मौसम कुछ अजीब सा हो गया है? कभी बेमौसम बारिश तो कभी जबरदस्त गर्मी। आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे, समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन के पीछे की साइंस क्या है, इसमें हमारा क्या रोल है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये जो चर्चा है वो 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम पृथ्वी के नेचुरल गर्म कंबल यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम इंसानों की वजह से ये बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है। उसके बाद दुनिया भर में इसके जो चौंकाने वाले नतीजे दिख रहे हैं उन पर नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे एजुकेशन हमें इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। मतलब इस पूरी बात की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को समझना होगा। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर है क्या? इसे एक कांच के घर यानी ग्रीन हाउस की तरह समझिए। जैसे कांच सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता, ठीक वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ खास गैसें हैं। इन्हें ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और ये हमारी पृथ्वी के लिए एक कंबल का काम करती हैं, उसे गर्म रखती हैं। अब यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में कोई विलन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। असल में इसके बिना तो हमारी धरती बस एक ठंडी वीरान जगह होती। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब इन जरूरी गैसों का जो नाजुक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ने लगती है। तो सवाल उठता है, ये बैलेंस बिगड़ कैसे रहा है? और यहीं पर हमारी यानी इंसानों की गतिविधियां सामने आती हैं। हवा में जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई। पेड़, जानते ही हैं, हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं, लंग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। जब हम इन्हें काटते हैं तो हम सिर्फ एक नेचुरल फिल्टर ही खत्म नहीं करते, बल्कि उन पेड़ों में जो कार्बन जमा होता है ना, वो भी वापस हवा में चला जाता है। 2.6 अरब टन हर साल। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चेतावनी है। जरा सोचिए, सिर्फ ट्रॉपिकल जंगलों के कटने से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही थी। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसका सीधा असर हमारे ग्रह पर पड़ रहा है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि इस सदी के आखिर तक हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अब सुनने में ये शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन हमारे ग्रह के लिए ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव है और इसके असर तो हम अभी से ही देखने लगे हैं। तो अब बात करते हैं इसके नतीजों की। देखते हैं कि ये बढ़ती गर्मी हमारी दुनिया को असल में कैसे बदल रही है, पिघलती बर्फ से लेकर बढ़ते समंदर तक। कभी कभी बातें शब्दों से ज्यादा तस्वीरें कह जाती हैं। बाईं तरफ जो तस्वीर है वो 1979 की है, एलिस ग्लेशियर की, और दाईं तरफ वही ग्लेशियर सिर्फ 23 साल बाद 2002 में। ये जो फर्क है ये देखकर सच में होश उड़ जाते हैं। और ये सब सिर्फ एक जेनरेशन के अंदर हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज का जीता जागता और सच कहूं तो डरावना सबूत है। और ये कहानी सिर्फ एक ग्लेशियर की नहीं है। पूरी दुनिया में पहाड़ों पर जो ग्लेशियर हैं उन्होंने लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी खो दिया है। मतलब इतना पानी कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सारा पानी अब हमारे समंदर में है। इस पिघलती बर्फ का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया जैसे देशों में लाखों लोगों के लिए पीने का पानी खतरे में है। हमारे हिमालय में भयानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं ना, उनके लिए तो ये वजूद का सवाल बन गया है। सोलोमन आइलैंड्स जैसे देशों के लिए बढ़ता हुआ समंदर कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये आज की हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो हर रोज उनके घरों को, उनकी जमीन को और उनकी पूरी संस्कृति को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। और ये खतरा सिर्फ इंसानों पर नहीं है, हमारी पूरी कुदरत, हमारा पूरा इकोसिस्टम खतरे में है। सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर का घर समंदर में डूब रहा है। किटलिड्स मुरेलेट्स जैसे खास पक्षी हैं, उनके शिकार की जगहें खत्म हो रही हैं। और समंदर के नीचे रंग बिरंगे कोरल रीफ्स, वो सूरज की रोशनी के बिना मर रहे हैं। चाहे वो किटलिड्स मुरेलेट हो या ये कोरल रीफ, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन अनगिनत स्पीशीज के चेहरे हैं जिनका वजूद हमारी वजह से दांव पर लगा है। और ये हमें याद दिलाता है कि ये सब सिर्फ नंबरों और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इतनी सारी मुश्किल बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि उम्मीद कहाँ है? क्या हम कुछ कर सकते हैं?
तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि नॉलेज यानी शिक्षा हमें कैसे रास्ता दिखा सकती है। देखिए, क्लाइमेट चेंज को समझना सिर्फ साइंस को समझना नहीं है। इसकी हकीकत को जानना, उसका सामना करना, खासकर आज की यंग जनरेशन के लिए मेंटली बहुत ड्रेनिंग हो सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। और इस इमोशनल बोझ को समझना भी इस चैलेंज को समझने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये जो गहरी चिंता और डर है ना, इसे अब एक नाम भी मिल गया है, इको एंग्जाइटी। मतलब पर्यावरण के भविष्य को लेकर होने वाली असली मानसिक परेशानी। हो सकता है ये एहसास किसी को हुआ हो, तो ये जानना जरूरी है कि वो अकेले नहीं है। तो फिर एजुकेशन इस डर से लड़ने में कैसे मदद कर सकती है? देखिए, अच्छी एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटाती, वो हमें ज़रूरी स्किल सिखाती है। जैसे प्रॉब्लम को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, टीम बनाकर काम करना ताकि हम अकेले ना पड़ें, और अपनी बात को सही ढंग से कहना ताकि हम बदलाव का हिस्सा बन सकें। यही स्किल्स हैं जो हमें हेल्पलेस महसूस करने के बजाय एक्शन लेने के लिए तैयार करती हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम इस चिंता को, इस एंग्जाइटी को एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका हल हमारी शिक्षा में, हमारे साथ मिलकर काम करने में और हमारी कोशिशों में ही छिपा है। भविष्य हमारे ही हाथ